जी तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आर आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ टॉपिक नेम्ड एज डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। यानी एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकाला जा सकता है बाय बर्निंग, कंबशन। सो कंबशन एनालिसिस के ऊपर जो है हम बात करेंगे। ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा एक सेटअप बनाया है जिसमें हम ये कंबस्टिंग टावर है या कंबस्टिंग चैम्बर है जिसमें हम सैंपल को जो है वो कंबस्ट करेंगे। उसके बाद ये कंपार्टमेंट है जिसमें हमारे पास एक सॉल्वेंट मौजूद है विच इज़ नोन एज मैग्नीशियम क्लोरेट। ठीक है, सो आई विल राइट मैग्नीशियम क्लोरेट। और इसके अलावा साथ एक और चैम्बर है, और ये चैम्बर जो है 50% कास्टिक पोटाश जो है वो रखता है। कास्टिक पोटाश कह लें या फिर आप इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास चैम्बर्स हैं इनका काम है कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करना। कौन से कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करना जो है इनका काम है? डेफिनेटली ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। यानी हम ऐसे कंपाउंड्स का कंबशन के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। यानी दोज कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकाला जा सकता है बाय कंबशन एनालिसिस, यानी उनको जलाकर। क्यों? क्योंकि जो भी कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन कंटेन करेगा, डेफिनेटली ये कंपाउंड लेट्स से दैट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेन करता है, और अगर कोई कंपाउंड जल रहा है तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन की मदद से जलेगा, और जलने के बाद उसकी जो प्रोडक्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी द प्रोडक्ट्स। अगर कोई इसमें इम्प्योरिटी हुई तो वो भी इसमें एज एन सच इम्प्योरिटी शो हो सकती है, प्रोडक्ट में आ सकती है। लेकिन इफ अ कंपाउंड कंटेन प्योर कार्बन, प्योर हाइड्रोजन, प्योर ऑक्सीजन, जिस तरह के आप स्टार्च की एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह के आप सेलुलोज की एग्जांपल ले सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये टोटली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, तो आप इनका जलाकर एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड की आपको परसेंटेज पता लग जाए, अगर आपको फीसद पता लग जाए, तो उस फीसद को आप जो है एम्पिरिकल फार्मूले में ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? आप उस फीसद को ग्राम लेट करेंगे। ग्राम यानी कि आप लेट करने के बाद यानी आपको मैथ पता लग जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, मोल से जो है वो पार्टिकल्स भी पता लग सकते हैं, और मोल से जो है वो आपको मास ऑफ अ कंपाउंड भी पता लग सकता है। या आप कंपाउंड कह लें या फिर कंपाउंड ऑफ मास ऑफ एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कंपाउंड हो, वो एटम का मास भी हो सकता है, एलिमेंट का मास भी हो सकता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपको मास ऑफ अ कंपाउंड पता लग जाए तो आप मोल निकाल सकते हैं। यानी मोल मीन आप मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं, और मोलैरिटी का मतलब है पार्टिकल्स की तादाद भी आप फिर निकाल सकते हैं अगर आपको मोल्स पता लग गए हैं। या आपको मास पता तो मोल निकाल सकते हैं, मोल पता तो मास निकाल सकते हैं, मोल पता तो पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स पता तो आप मोल निकाल सकते हैं। डेफिनेटली फिर जब आपको मोल पता होगा तो आप मास ऑफ अ कंपाउंड निकाल सकते हैं। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको फीसद दे रहे हैं वो डाटे के अंदर, और फीसद से आप ग्राम लेट कर रहे हैं, यानी फीसद को आप 100% में से कुछ भी समझें, जैसे 100 में से आपके पास इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, तो आप उसको ऐसा लेट कर लें ग्राम के लिहाज से, और फिर उस ग्राम को जो है आप क्या करें कि आप मैथ सपोज कर लें, तो फिर डेफिनेटली आप ग्राम एटम्स निकाल सकते हैं। यानी आप ग्राम से अगर आपको एलिमेंट पता है उसका मैथ, आप मोलर मैथ नीचे लिखें, तो आप क्या पता लगा लेंगे? आप पता लगा लेंगे अबाउट दी मोलैरिटी, यानी मोल्स आप पता लगा लेंगे। और जब आपको मोल्स पता लग जाएंगे, जो वैल्यू सबसे कम रखती है मोल्स, उसको सबसे डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि आप एक सिंपल होल नंबर रेशो निकालेंगे, और उस होल नंबर रेशो को जो है आप कह लेंगे कन्वर्ट कर देंगे इनटू द एम्पिरिकल फार्मूला बाय किसी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करने से। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं कौन सी जादुई बातें कर रहा हूँ। तो जादुई बातें मैं कोई नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एन एम्पिरिकल फार्मूला बाय सम मेथडोलॉजी। और ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये वाली एग्जांपल जो थी बखूबी करवा दी थी। ठीक है,
और अब जो है मैं आपको ये कंबल्शन एनालिसिस बताने लगा हूँ, ठीक है। इसको मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, इसको भी मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ कि पहले मैं किसी कंपाउंड को जो है वो बर्न करूंगा। कंपाउंड को बर्न यानी जलाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसकी परसेंटेज मालूम कर लूंगा। जब परसेंटेज पता लग जाएगी तो मुझे मैस पता लग जाएगा, मैस पता लग जाएगा मुझे मोलैरिटी पता लग जाएगी, मोलैरिटी पता लग जाएगी, स्मॉलर मोलर वैल्यू को सबसे डिवाइड करूंगा, फिर एक रेशो निकलेगा, रेशो को सिंपल करके मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला बता दूंगा। आप फिर सोच रहे होंगे कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ तो आप सबने जो है परेशान नहीं होना, आपने बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। ये आपका मसला मैं हल कर देता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे ड्राइव किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, राइट। सो कहीं पे नहीं जाना, ये मैं अरेज कर लूँ जरा ऊपर वाला हिस्सा। जी तो स्टूडेंट्स, अगर लेट्स से दैट आप कोई कंपाउंड ले रहे हो, लेट्स से दैट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप वे कर रहे हो, वे का मतलब है आप उसका वेट निकाल रहे हो। लेट्स से दैट आपने उसका वेट निकाल लिया x। अब जब आप उसको वजन निकाल लेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है, तो आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले आओगे इनटू अ कंबस्टिबल टावर, यानी इस तरह के एक चैम्बर में ले आओगे जिसको हम जला सकते हैं। जब आप इसको जलाओगे तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो जलेगा विद ऑक्सीजन और वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास इन टावर्स के अंदर जो है एक मैग्नीशियम क्लोराइड का टावर है, एक 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश का टावर है। इसकी खासियत ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब वाटर को। और इस टावर की खासियत ये है ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, लिहाजा जो बाकी सब्सटेंसेस बच जाएंगे वो सब इस चैम्बर में आ जाएंगे, जो भी एनीथिंग व्हिच इज समथिंग लाइक इम्प्योरिटी या व्हाटएवर कुछ जो बच जाएगा। लेकिन हमको जो रिक्वायर्ड है वो हमने कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला, हमने कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम इन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कह लें कि जो बनेगी, जो वाटर जो बनेगा, उस कितना मैस प्रोड्यूस हुआ है, यानी ये जो मैस था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो क्या था, ठीक है, मैस था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो क्या था, और आगे से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी और कितनी वाटर बनी है, इससे हम अंदाजा लगा सकेंगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। आप फिर थोड़े से गमगीन हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें हो रही हैं। देखिए बातें मुश्किल नहीं हो रही। एक कंपाउंड लिया आपने, ठीक है, लेट्स से दैट ये पेनिक कंपाउंड है, इसको आपने कंबस्टिंग टावर में डाला, जला दिया। जलाने के बाद वो जो गैसेज है वो प्रोड्यूस होंगी, वो जाएंगी आपके पास पहले इस चैम्बर में, डेफिनेटली इसमें वाटर भी प्रोड्यूस होगा कंबशन के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगी। मैग्नीशियम क्लोराइड की खासियत है, ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ सकता है कि बताया मैग्नीशियम क्लोराइड क्या एब्जॉर्ब करता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर। तो लिहाजा वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वाटर सारा यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, पीछे क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर सारी कार्बन डाइऑक्साइड 50% कास्टिक पोटाश जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब डेफिनेटली जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, जो कुछ बच गया वो इम्प्योरिटीज थी या एनीथिंग व्हिच इज अननेसेसरी जो हमें नहीं रिक्वायर्ड थी। अब हम दोबारा क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम क्लोराइड का वजन करेंगे, हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का वजन करेंगे। लेट्स से दैट हमने जब शुरू में वजन किया था मैग्नीशियम क्लोराइड का तो वजन था A, लेट्स से दैट A, और लेकिन जब हमने वाटर एब्जॉर्ब करवाया तो उसका वजन क्या आया, B। लेट्स से दैट कार्बन डाइऑक्साइड का जब हमने शुरू में विदाउट कंबस्शन हमने जब उसका वजन किया था दैट वाज समथिंग लाइक C, और जब उसका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके वजन आया दैट इज D। यानी हमारे पास ये वजन है जो रिएक्शन से पहले के हैं और ये वजन जो है रिएक्शन के बाद है। तो लिहाजा इन वजनों की बुनियाद पर आप परसेंटेज निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कंपाउंड का वजन x था, तो आपने फिर B की परसेंटेज निकालनी है, यानी B क्या था, दिस चैम्बर इज B एंड दिस चैम्बर इज, पहले ये C था फिर ये B बन गया, और ये सॉरी ये पहले A था जो B बन गया और ये C था जो D बन गया। यानी आप कह लें कि जो B आपके पास वजन है, B को आप x के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज आ जाएगी, किसकी, वाटर की परसेंटेज आ जाएगी आपके पास, राइट। आई होप आपको ये अगर थोड़ा बहुत आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो आप मेरी इस बात को टोटली समझ रहे होंगे। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास D वजन आया है, तो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पर आप पहले ऐसे कर लें कि A में से B को माइनस कर लें, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो डिफरेंस आएगा लेट्स से दैट इट इज समथिंग लाइक AB। अब जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस को आपने x के साथ डिवाइड करना है, यानी डेफिनेटली आपने कोई टोटल वजन को तो डिवाइड नहीं करना टोटल मैथ के साथ,
ठीक है, जो आपके पास रिजल्ट आया, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई है, जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, वो आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ। एक्स क्या था, जो टोटल मास था किसी कंपाउंड का। ठीक है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको भी एक एग्जांपल करवाऊंगा इसी बेस के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह वो एग्जांपल से आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। लिहाजा आपने भी परेशान नहीं होना, मेरी बातों को मजीद सुने आप। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, सी और डी का डिफरेंस निकालेंगे, यानी सी टोटल मास था, डी निकल गया अंदर से, डिफरेंस आएगा सी डी, यानी एक मास आएगा सी डी, और उसको भी आप सी डी को भी क्या करेंगे, डिवाइड टोटल मास से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास एक परसेंटेज आएगा, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कार्बन की परसेंटेज क्या है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉमिनेट करेगा कार्बन को। अच्छा, ये फॉर्मूला इतना सिंपल नहीं है, इस फॉर्मूले को मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा। ये तो मैंने आपको बड़ा आसान सा बता दी, ये तो मैंने आपको परसेंटेज बताई कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पर ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द परसेंटेज ऑफ AB यानी वाटर, दैट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज से कार्बन का पता लगाया जा सकता है, और वाटर की परसेंटेज से हाइड्रोजन का पता लगाया जा सकता है, और दोनों की मदद से जो है ऑक्सीजन की परसेंटेज का पता लगाया जा सकता है। तो उसके लिए एक फॉर्मुलेशन है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आपने अंदाजा लगा लिया है, यानी आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगा लिया है कि उसकी परसेंटेज क्या है, यानी कि वो जो है वो कितना उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ, ये हमें जो है अंदाजा हो जाता है यहाँ से। आगे मैं फॉर्मुलेशन आपको बताता हूँ, जिससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि क्या परसेंटेज है कार्बन की, क्या परसेंटेज है हाइड्रोजन की, और क्या परसेंटेज है ऑक्सीजन की। तो ये सब परसेंटेजेस जो है हमें पता लग जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला, राइट। सो अभी मैं आपको ये रेज करके बताता हूँ कि फार्मूला क्या है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। फिर वही बात कि जब परसेंटेज पता लग जाएगी, आप उस परसेंटेज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मैस में, और मैस जब पता लग गया तो समझिए कि मोल्स पता लग जाएंगे, राइट। आपको एक फार्मूला याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैस पता लग जाता है तो आप क्या पता लगा लेंगे, मोल्स, और अगर मोल्स पता लग जाता है तो आप पार्टिकल्स का पता लगा सकते हैं, यानी मोल्स, मैस से मोल का पता लगेगा, मोल से पार्टिकल्स का पता लगेगा। अगर डाटे में वो हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल्स भी बताएं, तो हम पार्टिकल्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उनको सिर्फ यही, अगर वो डिपेंड करता है डाटा में हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। तो एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट करूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। सो गाइस, ये था एक मेथोडोलॉजी कंबशन एनालिसिस की। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, सो अभी स्टे ट्यून्ड, अभी मेरे साथ रहें आप, राइट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम क्या करने वाले हैं, अब ये है फॉर्मूला जिसके थ्रू आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखें, अभी आपने कंबशन एनालिसिस से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो पता कर लिया, ठीक है, पिछली मैंने मेथोडोलॉजी में आपको बताया, और कंबशन एनालिसिस से आपने मास ऑफ वाटर भी पता कर लिया। अब कैसे, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए क्या करेंगे, जो भी मास आपको पता लगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे आप किसको, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, X, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, AB। डेफिनेटली वो डिफरेंस था, A में से B को हमने माइनस किया था। और ये 12 यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है कि आपने मास परसेंटेज निकालनी है कार्बन की, तो कार्बन का जो मास होता है, जो मोलर मास है वो 12 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है दैट इज 44। तो लिहाजा मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 के साथ, एंड दैट इज हाउ, जब ये सारी वैल्यूज प्लेस करके कैलकुलेटर से एक आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। देखें, आंसर हमेशा लेस देन 100 आएगा, अगर 100 से ज्यादा आ रहा है ना तो समझ लें माशाल्लाह आप महा मैथमेटिशियन है, कुछ गलती हो गई है। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके लिए क्या होगा, डेफिनेटली मास ऑफ वाटर निकाला था आपने, दैट वाज डिफरेंस C और D, और मास ऑफ कंपाउंड X था, और फिर डेफिनेटली आपने मल्टीप्लाई करना है 2016 से, क्योंकि जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसलिए आप जो यहाँ पर मास लिखेंगे दैट इज 2 पॉइंट, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन का तो 1.008 होता है ना, हाइड्रोजन का तो 1.008 होता है। सो अब यहाँ पर 1.00 जो है वो 8 नहीं हमें लिखना है, इसको अगर डबल कर देंगे तो 2.016 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है दैट इज 18 विच इज द मोलर मास ऑफ वाटर, क्योंकि 16 और जमा 2 18 होता है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब रहेगी बाकी ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात। डेफिनेटली दोनों 100 में से वैल्यूज आ रही है, तो 100 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो भी इसका आंसर आया था आपके पास, ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा आपके पास, उसमें से आपको जमा करके इसमें से माइनस कर देना, और आपके पास एक आंसर आ जाएगा, इज द परसेंटेज ऑफ, यस, दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और ये परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आप निकाल सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे
सर ऐसा करें, फॉर्मूले भी सीख लिए, कंबशन एनालिसिस का भी थोड़ा बहुत पता लग गया, अब एग्जाम्पल करें ताकि पता लगे आखिर ये करना कैसे है। तो लिहाजा अब एग्जाम्पल करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको फिर समझा देता हूँ, परसेंटेज से आप निकालेंगे ग्राम्स, यानी कितने ग्राम्स आप लेंगे, मैथ निकालेंगे आप, ठीक है। मैथ से आप निकालेंगे मोल्स, यानी ग्राम एटम्स निकाल लेंगे आप, ठीक है। ग्राम एटम, मोल्स को ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं। और मोल से आप क्या निकाल लेंगे, एक रेशो निकालेंगे। रेशो कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो आप उसको सिंपल होल नंबर रेशो जो है वो आप निकालने में कामयाब होंगे। यानी रेशो जो है अगर वो डेसिमल्स में, वो पॉइंट्स में, तो उसको सिंपल कर सकते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये आप निकाल लेंगे सिंपल हो। और वो क्या पता लगेगा सिंपल होल नंबर रेशो किसका होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होगा। लेट्स से दैट जो भी होगा वो होगी वैल्यू, वो हो गए कार्बन हाइड्रोजन नंबर के एटम्स। तो लिहाजा एटम्स का आपको अंदाजा हो जाएगा। इस तरीके से आप पता लगा लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। आपने कंपाउंड को जलाया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उससे वाटर बना, फिर आपने उन दोनों को डेफिनेटली मैथ को पता लगाया। मैथ से आपने इस फार्मूले के थ्रू कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज पता लगा ली, उससे आपने ये पता लगाया, ये पता लगाया, ये पता लगाया, और जब ये पता लगाया तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता लग गया। एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो है ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि लिक्विड है, उसको आपने कंबस्ट किया, उस लिक्विड में जो है मौजूद है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। उसको आपने कंबशन एनालिसिस के थ्रू देखा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई और वाटर भी प्रोड्यूस हुआ। और जो ये लिक्विड था इसका हमने वजन जब किया मेजरिंग बैलेंस में, इस लिक्विड का वजन था 0.5439 ग्राम्स, इसका ये वजन था, ठीक है। अब इस वजन का हमें पता था और ये हमने देखा कि जब हमारे पास वैल्यूज पता लगी, यानी जब हमने कंबस्टिबल टावर में इसको जलाया, फिर आपको याद होगा मैग्नीशियम क्लोरेट का टावर था, ठीक है जी। मैग्नीशियम क्लोरेट का टावर था, इसमें क्या एब्जॉर्ब हुआ, वाटर। और वाटर जो है कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये आपके पास वजन सामने लिखा हुआ है। और फिर डेफिनेटली जो बच गया वो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाले टावर में, इसमें 50% जो था वो KOH था, और इसमें एब्जॉर्ब हुई कार्बन डाइऑक्साइड, और कितनी एब्जॉर्ब हुई आपके सामने वजन लिखा हुआ है। और फिर जो बाकी बच गया वो चला गया इम्प्योरिटी चैम्बर में या नॉन कंबस्टिबल चैम्बर में चला गया। अब यहाँ से हमने पता लगा लिया वाटर के वजन का, जो कि ऑलरेडी डाटा में उसने दिया हुआ है, और यहाँ से हमने पता लगा लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि उसने ऑलरेडी डाटा में दिया हुआ है। तो हमारे पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ग्राम्स पता लग गए हमें, और वाटर के ग्राम्स पता लग गए। फॉर्मूलेज मैंने आपको अभी पीछे बताए हैं, तो लिहाजा अब आपने क्या करना है, आपने निकालने हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकालना है आपने, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन पता लगता है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक निकल आता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करना चाह रहे हैं, जो कि मास ऑफ अ कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या वजन था, दैट इज 1.039, और मास ऑफ अ कंपाउंड क्या है 0.5439 मल्टीप्लाइड बाय mass of one carbon atom and mass of carbon dioxide molecule, यानी जो 44 ग्राम का वजन था, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ परसेंटेज, व्हिच इज समथिंग लाइक 52.108। ये आपके पास परसेंटेज आ गई, ठीक है। दैट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की क्या परसेंटेज है, दैट इज 52.108%। ये आपको पता लग गई है परसेंटेज किसकी, कार्बन की, ठीक है। अब हम करेंगे परसेंटेज ऑफ किसकी निकालेंगे, परसेंटेज हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए क्या था, मास ऑफ अ कंपाउंड, यानी वाटर का जो मास था, मास क्या था 0.6369, और डिवाइड करेंगे टोटल मास से 0.5439, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 2.106 क्या है, ये बेसिकली कह लें आप हाइड्रोजन का मास है, 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास है, और वाटर में आप ये 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए लिख रहे हैं। इधर देखें, इसमें हमारे पास एक कार्बन का एटम है इसलिए यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है इसलिए यहाँ पर 2.01 लिखा, वरना 1.008 लिखते हैं। ये अमूमन बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, क्वेश्चन आता है उनके माइंड में। तो लिहाजा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा नीचे, दैट इज मास ऑफ वाटर इनटू 100, और आंसर क्या आएगा इसका, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज 13.11। तो ये हमारे पास परसेंटेज किसकी आ गई है, 13.11 किसकी परसेंटेज आ गई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी हमें पता लग गई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स,
थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ। ओके, सो अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। उसमें मैंने आपको बताया था 100 में से आपने माइनस करना है किसको, कार्बन की परसेंटेज को जमा हाइड्रोजन की परसेंटेज को, ठीक है। और क्या है कार्बन की परसेंटेज, दैट इज समथिंग लाइक 52.108, ठीक है, जमा हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है 13.11, ठीक है। और इन दोनों को आप जमा कर लें, इन दोनों को जब आप जमा करेंगे और उसके बाद 100 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 34.77%। ये आ गई 34.77%। 34.77% आपके पास ऑक्सीजन, अब आपको परसेंटेज पता लग गई। अब सिंपल सी बात है, अब आपको परसेंटेज पता लग चुकी है तीनों एलिमेंट्स की, कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी, ऑक्सीजन की। अगला स्टेप आप समझते हैं, इस परसेंटेज को ग्राम्स पोज करना है। जब ग्राम्स पोज कर लेंगे आप तो फिर आगे उसके मोलर मैथ से डिवाइड करके मोल्स निकल आएगा। ये मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मैं अरेज कर लूँ फिर इसको जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स। और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर आपने मोल्स निकालने हैं तो आपको मैथ पता होना चाहिए, ठीक है। मैथ से आप मोल निकाल लेंगे और अगर आपको मोल पता लग जाता है तो आप पार्टिकल्स का भी पता लगा सकते हैं। अगर आपको पार्टिकल्स डाटा में दिए हुए मोल निकल सकते हैं, मोल से फिर मैथ भी निकल सकता है, यानी ये इंटरकन्वर्टेबल चीजें हैं। अब देखिए आपको परसेंटेज दी हुई तो आप इसको मैथ लेट कर लें, 52.108 ग्राम लेट कर लें आप इसको 13.11 ग्राम लेट कर लें, इसको 34.77 ग्राम लेट कर लें, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, मैथ ऑफ एटम्स, यानी मैथ ऑफ किसका निकालना है, कार्बन। तो क्या फॉर्मूला होगा, नॉन मैथ, कार्बन का नॉन मैथ क्या है, चलो मैं पहले लिख देता हूं, नॉन मैथ ओवर दी मोलर मैथ, ठीक है। नॉन मैथ ओवर दी मोलर मैथ होगा। और अब नॉन मैथ क्या है आपके पास, आपको बताया मैंने 52.108, और मोलर मैथ क्या होता है कार्बन का, विच इज 12। तो 52.108 को 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.34, इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे मैथ ऑफ हाइड्रोजन। तो मैथ ऑफ हाइड्रोजन के लिए नॉन मैथ ओवर द मोलर मैथ। तो नॉन मैथ क्या आपके पास 13.11, और हाइड्रोजन का जो है वो मोलर मैथ क्या होगा, दैट इज अब हाइड्रोजन का मोलर मैथ लिखना है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन का लिखना है, विच इज 1.008। पीछे हमने 2.016 क्यों लिखा था, ये मैंने आपको बताया था। और अब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा 12.13। उसके बाद हमने क्या निकालना है, मैथ ऑफ so what we are just calculating here, we are basically calculating moles। ये बल्कि ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन होगा ना, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। और यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैंने गलती से लिख दिया मैथ, फिर वो लिखा तो ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या निकाल रहा हूँ मैं, ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स को क्या बोला मैंने, मोल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं, मोल, यहाँ पर भी मैं मोल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ग्राम एटम्स हम किसके निकाल रहे हैं, अब ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का नॉन मैथ ओवर द मोलर मैथ। नॉन मैथ कितना है 34.77, और मोलर मैथ क्या होगा ऑक्सीजन का 16 होगा, और लिहाजा इसका आंसर क्या बनेगा, समथिंग लाइक 2.17। अब ये रेशोज आ रहे हैं, ये रेशोज क्या हैं, ये डेसिमल्स में आ रही हैं, इनको सिंपल होल नंबर रेशो में करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया ग्राम्स में, ग्राम्स को हमने कन्वर्ट किया मोल्स में, ग्राम एटम्स में, और मोल्स को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है अब, रेशो में, ठीक है। ये रेशो हमारे पास अभी सिंपल नहीं है, इसको सिंपल रेशो करना है। सो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसको रेज करूंगा, तो मैं इसको रेज कर लूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल ली थी अभी सारी मोलर वैल्यूज। अब इनसे हम निकालेंगे एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो का रूल ये होता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। सो लेट दीज आर द 3 बॉक्सेस जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, गैस करिए जरा। 12.13 सबसे छोटी है, एग्जैक्टली 2.17 सबसे छोटी है। तो 4.34 डिवाइड बाय 2.17 सबसे छोटी वैल्यू ये थी। So 12.13 डिवाइड बाय 2.17
तो 2.17 डिवाइड बाय 2.17, इसको तो सिंपल कर दिया ना आपने, इसको तो आपने कर दिया 1, ये तो 1 हो गया। इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर देखें क्या आता है। इन दोनों को डिवाइड करें तकरीबन लगभग 2 आंसर आपका आएगा कैलकुलेटर पे, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका कैलकुलेटर में आंसर आएगा 6। याद रखें, अगर 6.1 आता है तो उसको हमने 6 ही सपोज करना है, अगर 2.1 आता है या 2.2 आता है तो इसको 2 सपोज करना है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास अब रेशो आ गया, ठीक है। ये है सिंपल होल नंबर रेशो, इसको किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन की वैल्यू क्या आ रही है 2, हाइड्रोजन की क्या आ रही है 6 और ऑक्सीजन की आ रही है 1। तो अगर ये 2.2 होता तो फिर मैं डेफिनेटली कोई सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करता है इसको, ताकि 2.2 को मैं खत्म कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सिंपल ही है, तो क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। इतने ही बड़े वीडियो लेक्चर के बाद हम पहुंच ही गए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ज्यादा C2H6O, ये होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का जो आपने लिया था इतने वजन का कंबस्शन से पहले। इसको कंबस्ट किया, कंबस्ट करने के बाद आपने ये निकाल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, मैं आपको मजे की और बात करता हूँ। अभी उसने डाटे में मुझे मोलर मास नहीं दिया था कंपाउंड का, अगर वो मुझे डाटे में मोलर मास दे देता कंपाउंड का, इसने वजन तो दिया उसका लेकिन मोलर मास नहीं दिया, अगर वो दे देता तो मैं इस एम्पिरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकता था। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब वो कैसे होगा वो मेरी आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला की मदद से, राइट। इसलिए ये था लेक्चर कंबशन एनालिसिस का, जिसमें हमने ड्राइव किया अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम अ कंबशन एनालिसिस। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स की सारी वीडियोस पड़ी हैं, पिछली भी कोई वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें या मेरे चैनल्स के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सबसे बड़ी बात, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।